मेरी वाइफ हॉस्पिटल के बेड पर लेटी मरने का नाटक कर रही थी। मैं तुरंत उसकी तरफ झपटा और उसे 2 जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए। फिर मैंने तुरंत ऑर्गन डोनेशन टीम को कॉल कर दिया ताकि उसे एक बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दे सकूं। पिछली लाइफ में मैं बस दुख में डूबा रहा था। मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड ने जो पानी का ग्लास मुझे दिया था, उसे पीने के बाद मैं पूरे 3 दिन और 3 रात गहरी नींद में सोया रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरी वाइफ कब की राख बन चुकी थी। अभी मैं ठीक से रो भी नहीं पाया था कि लोन रिकवरी वाले कर्जदार मेरे दरवाजे पर आ धमके। तब मुझे पता चला कि मरने का नाटक करने से पहले मेरी वाइफ मेरे सिर पर करोड़ों का डेट यानी कर्ज छोड़ गई थी। उन गुंडों ने न सिर्फ मेरी दोनों किडनीज निकाल ली, बल्कि मुझसे दिन रात 24 घंटे काम कराया ताकि कर्ज चुका सकूं। सिर्फ 10 साल के छोटे से समय में मैं 80 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा। ठीक उसी समय जो वाइफ मुझे 10 साल पहले छोड़कर जा चुकी थी, वो अपने लवर की बाहों में बाहें डाले एक लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। उसने मुझ पर एक जहरीली स्माइल दी, मेरी तरफ एक 100 का नोट फेंका और कहा कि मेरी इस सैक्रिफाइस के लिए थैंक यू। मेरा दम घुटने लगा, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने उसी जगह दम तोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैं ठीक उसी दिन वापस लौट आया था जब मेरी वाइफ को हार्ट अटैक आया था। अपने सामने सफेद कपड़े से ढकी अपनी वाइफ को देखकर मैंने एक ठंडी स्माइल दी। अगर तुम ड्रामा करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड वोंग जियाओ लगातार मुझे पानी पीने के लिए फोर्स कर रही थी। मैंने होश में आते हुए उसे देखा। पिछली लाइफ में इसी पानी के ग्लास को पीने के बाद मैं बेहोश हुआ था। मुझे पूरा 100% यकीन था कि इस पानी के ग्लास में कुछ गड़बड़ है। उसका पर्पस यही था कि मैं उसके क्रिमेशन यानी अंतिम संस्कार के समय वहां मौजूद न रहूं। मैंने पानी का ग्लास नीचे रख दिया और वोंग जियाओ की रोक टोक को इग्नोर कर दिया। मैं लियू रुयन के बेड के पास गया और उसके ऊपर से चादर खींच दी। लियू रुयन का चेहरा एकदम गुलाबी था और उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। सच में पिछली लाइफ में मैं कितना बड़ा बेवकूफ और अंधा था जो यह सब समझ नहीं पाया। मैंने अपना हाथ उठाया। लियू रुयन ने कोई हलचल नहीं की। शायद उसे डर था कि मैं पकड़ ना लूं, इसलिए उसने पहले से ही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ले रखा था। मैंने एक जोरदार चीख मारी और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो सच में मर चुकी है। वाइफ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने अपने चेहरे पर गहरा दुख और भयंकर डिप्रेशन का नाटक किया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि रात को लेट मत जागा करो। कितनी बार कहा था कि अपना बॉडी चेकअप करवा लो। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो कि मेरी बात कभी नहीं सुनती? तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? वोंग जियाओ ने अपना थूक निगला और शॉक होकर वहीं खड़ी रह गई। मेरे पास उससे बहस करने का टाइम नहीं था। मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हाँ, मुझे यहाँ ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। वो अभी गुजरी है। आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। वोंग जियाओ मुझे रोकने के लिए कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अपनी सिचुएशन की वजह से वो रुक गई और उसने चुपके से अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया। कुछ ही मिनटों में ऑर्गन डोनेशन की टीम वहां पहुंच गई। मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल होने का नाटक किया। मेरी वाइफ बहुत ही नेक दिल इंसान थी। इस बार उसके साथ यह हादसा हो गया। मैं चाहता हूं कि उसकी लाइफ दूसरों के जरिए आगे बढ़े ताकि कई लोगों की जान बच सके। टीम के लीडर ने कहा कि आप वाकई बहुत महान इंसान हैं। मैं उन सभी परिवारों की तरफ से आपको थैंक यू कहता हूं। वैसे आप कौन कौन से बॉडी ऑन ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं? मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी वाइफ को अचानक हार्ट अटैक आया था। मुझे नहीं पता कि कौन से पार्ट्स काम के बचे हैं। आप खुद ही डायरेक्ट डेकी चेक कर लीजिए। जो भी काम का लगे सब निकाल लीजिए। अगर कोई भी पार्ट काम का ना हो तो इसकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सका। जीजा जी, दीदी रुयान कभी भी अपने ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने मुझसे पहले ऐसा कहा था। हमें उनकी आखिरी इच्छा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वोंग जियाओ चिल्लाई। मैंने पलटकर कहा कि वोंग जियाओ, मैं रोयन का हस्बैंड हूँ। इस बात का फैसला करने का राइट सिर्फ मेरे पास है। तुम और रोयन सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हो। तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। किसके पास असली अथॉरिटी है ये तुम्हें खुद अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा तुम जितनी एक एक मिनट की देरी करोगी ऑर्गन उतने ही खराब होते जाएंगे। तुम खुद एक डॉक्टर हो, क्या तुम किसी की जान नहीं बचाना चाहती? तभी ऑर्गन डोनेशन टीम के स्टाफ ने भी कहा कि हाँ डॉक्टर वोंग, आप प्लीज साइड हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। वोंग जियाओ भला कैसे साइड हटती? वो इतनी नर्वस हो गई कि उससे एक जगह खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। उसने कहा कि मैंने दीदी की माँ को इन्फॉर्म कर दिया है। कम से कम आप उन्हें अपनी बेटी लियू रुयन को आखिरी बार देखने तो दीजिए। तभी लियू रुयन की माँ डू श्याओमिन भागती हुई वहां पहुंची। उनके बालों में अभी भी पार्लर वाले रोलर्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही थी। उन्होंने जब देखा कि लियू रुयन का शरीर अब भी ठीक ठाक है तो उन्होंने चैन की सांस ली। उसके बाद उन्होंने सीधे मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाई कि बेकार इंसान, रुयान की किस्मत ही खराब थी जो उसे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। मेरी बेटी को तुमने मार डाला और अब तुम मेरी बेटी की बॉडी को कटवाना चाहते हो। आज अगर किसी ने मेरी बेटी के एक बाल को भी छुआ तो खैर नहीं, कोई डोनेशन नहीं होगा। तुम सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ।
ओनरगन लेने आई टीम निराश होकर वहां से चुपचाप चली गई। वोंग्सजाओ ने अब जाकर राहत की सांस ली और उसने तुरंत उस सफेद कपड़े से लियू रुयन की बॉडी को फिर से ढक दिया। डू श्याओमिन पास के सोफे पर बैठ गई और मेरी तरफ उंगली उठाकर गाली देने लगी कि तुम जैसे घटिया आदमी को तो जिंदा काट देना चाहिए। वाइफ मर गई और तुम्हें कोई दुख नहीं है। उसे शांति से श्मशान घाट ले जाने के बजाय तुम उसकी बॉडी को डॉक्टरों से कटवाना चाहते थे। तुम मेरी बेटी को तड़पाना चाहते हो क्या? जाना है तो खुद जाकर अपनी बॉडी डोनेट कर दो। अब तुम यहां से जा सकते हो। मैं खुद सब संभाल लूंगी। मैंने अपना चेहरा पकड़कर एक गहरी सांस ली। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम तुरंत यहां से निकलो, मैं अपनी बेटी को खुद श्मशान घाट ले जाऊंगी। मैंने तुरंत एक डरे हुए इंसान का नाटक किया और वो पानी का ग्लास उठाया जो वोंग्सजाओ ने मुझे दिया था और उसे सीधे डू श्याओमिन की तरफ बढ़ा दिया। डू श्याओमिन को कोई शक नहीं हुआ। इतनी टेंशन और चिल्लाने की वजह से उनका गला पूरी तरह सूख चुका था। उन्होंने एक ही बार में पूरा पानी पी लिया। वोंग्सजाओ रोकना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी पीने के 2 मिनट के अंदर ही डू श्याओमिन सोफे पर बेहोश होकर गिर पड़ी। वोंग्सजाओ का पसीना जो अब भी सूखा ही था फिर से छूटने लगा। वो हकलाते हुए बोली कि जीजा जी, आप फिर से कोई अंग दान करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे ना? मैंने अपना सिर हिलाया और डू श्याओमिन को सोफे पर ठीक से लिटा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मॉम ने मना कर दिया है ना, तो अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने फिर से एक गहरी सांस ली। मॉम अचानक बेहोश हो गई। ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। रुयान के अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट मैं खुद अपने हाथों से कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वोंग्सजाओ ने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैंने कहा कि क्या कुछ गलत कहा? तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हें संभालना चाहिए। वोंग्सजाओ का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए उसका हाथ झटक दिया और सीधे श्मशान घाट वाली गाड़ी के साथ चल दिया। वोंग्सजाओ शौक में खड़ी रह गई और तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगी। मैंने स्ट्रेचर पर लेटी लियू रुयन को देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तभी मुझे उसकी उंगली में थोड़ी हलचल दिखाई दी। लगता है उसे समझ आ गया है कि उसे जिंदा जलाने ले जाया जा रहा है। एनेस्थीसिया का असर भी अब खत्म हो रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई साहब, प्लीज गाड़ी थोड़ी फास्ट चलाइए। मेरी सासू माँ मेरी वाइफ की डेड बॉडी को छीनना चाहती हैं और जबरदस्ती उसके ऑर्गन्स डोनेट करने पर अड़ी हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी वाइफ जैसी इस दुनिया में आई थी वैसी ही सही सलामत यहां से विदा हो। ड्राइवर ने कहा कि ठीक है भाई साहब, और उसने जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। जब पिछली लाइफ में मैंने 10 साल बाद लियू रुयन को सड़क पर देखा था तो उसका चेहरा आज जैसा ही था। उसके चेहरे पर उम्र का कोई असर नहीं दिख रहा था। मैं उस समय उसकी कार के सामने भागा था। उससे बात करना चाहता था ताकि कंफर्म कर सकूं कि वो लियू रुयन ही है। मैं उसे अपने सालों का दर्द बताना चाहता था। लियू रुयन ने अपनी आंखें सिकोड़ कर मुझे देखा। काफी देर बाद उसने मुझे पहचाना और हंसते हुए बोली कि अरे तुम हो। सिर्फ 10 साल में तुम्हारी यह हालत हो गई कि तुम मेरे दादाजी से भी बूढ़े दिख रहे हो। उस समय मेरी आवाज पूरी तरह फटी हुई थी और मेरा शरीर झुक चुका था। मैं कहीं से भी 40 साल का नहीं लग रहा था। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि क्या तुम मर नहीं गई थी? उसने जवाब दिया कि तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने मरने का नाटक किया था। वैसे लियू रुयन ने अपनी पूरी बात खत्म नहीं की थी, लेकिन अब समझने के लिए बचा ही क्या था। अगर वो मुझसे डायरेक्ट डिवोर्स मांगती तो मैं मना नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट डिवोर्स लेने से उसकी आधी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती। ऊपर से उस पर धोखा देने वाली चीटर वाइफ का टैग भी लग जाता। लेकिन मरने का नाटक करने से सब बदल गया। वो अपने हिस्से का करोड़ों का लोन मेरे सिर मढ़ सकती थी। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी ठिकाने लगा दी थी और अपनी आइडेंटिटी बदलकर बिना किसी डर के अपने लवर क्यूबेडा के साथ ऐश कर रही थी। ये सब याद करके मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। लियू रुयन अभी भी और बोलना चाहती थी। उसने हंसते हुए मुझसे कहा कि सच बताऊं तो उस दिन हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती थी। तुम्हारा वो रोना धोना मैं आज तक नहीं भूली हूं। मुझे सच में बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि तुम्हारे जैसा मर्द रोते हुए इतनी अजीब आवाजें कैसे निकाल सकता है। हाँ, वो वाकई बहुत फनी था। उसकी इस बेइज्जती और मजाक को सुनकर मेरे सीने में तेज दर्द हुआ और मैं जमीन पर गिर पड़ा। क्यूबेडा ने कहा कि वाइफ, कहीं ये ड्रामा तो नहीं कर रहा? हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। लियू रुयन ने भी उसे कहा कि इस मनहूस को यहीं छोड़ो और गाड़ी भगाओ। उसे मेरी मौत की कोई परवाह नहीं थी। मेरी आखिरी मेमोरी बस यही थी कि वो कार दूर जा रही थी और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब इस समय लियू रुयन को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी आखिरी इच्छा का पूरा रिस्पेक्ट करूंगा। अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके श्मशान घाट पहुंचाकर ही दम लूंगा। मुझे पता है कि तुम इस समय मेरी बातें सुन सकती हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि तुम्हें दर्द फील हो रहा है या नहीं। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें दर्द महसूस हो, तभी तो तुम खुद एक्सपीरियंस कर पाओगी कि जिंदा जलना क्या होता है। वैसे भी तुम शायद इस दुनिया की पहली ऐसी इंसान होगी जिसे जिंदा ही अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। लियू रुयन की उंगलियां हल्की सी कांपी।
वो हिल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे और कहा कि इतनी जल्दी मत करो, थोड़ी देर में जब तुम इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर जाओगी तब रोने का पूरा टाइम मिलेगा। मेरा फोन लगातार रिंग हो रहा था। वोंग जियाओ और डू श्योमिन के लगातार कॉल्स आ रहे थे, लेकिन इस समय मैं तो बस एक लाचार और दुखी हस्बैंड हूं जिसने अभी अभी अपनी वाइफ को खोया है। ऐसे में मेरा फोन ना उठाना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। ड्राइवर की सुपर फास्ट ड्राइविंग की वजह से जो रास्ता आधा घंटा लेता था, हम वहां सिर्फ 20 मिनट में पहुंच गए। लेकिन आज श्मशान घाट पर काफी भीड़ थी। लियू रुयन का नंबर आने में कम से कम 1 घंटा और लगने वाला था। मैंने तुरंत वहां के मैनेजर को ढूंढा और अपना फेस एक्सप्रेशन बदल लिया। मैंने तुरंत रोने का नाटक शुरू किया और कहा कि मेरी वाइफ को अचानक हार्ट अटैक आया और वो चली गई। सासू माँ भी यह न्यूज सुनकर बेहोश हो गई और अब भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे तुरंत वहां पहुंचना है। प्लीज मेरी वाइफ का नंबर पहले लगा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी सासू माँ को भी कुछ हो जाए। मैनेजर ने कहा कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग भी सुबह से वेट कर रहे हैं। मेरे लिए लाइन तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। उसने मुंह से तो यह कहा, लेकिन अपने हाथ से कुछ इशारा किया। मैं तुरंत समझ गया कि उसे पैसा चाहिए। मैंने अपना फोन निकाला और सीधे उसे 2000 का ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा कि प्लीज भाई साहब हेल्प कर दीजिए, मैं एक अनाथ हूँ। मेरी वाइफ और सासू माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं अपनी सासू माँ को नहीं खो सकता। मैनेजर मेरे इस नाटक से इमोशनल हो गया। इस तरह लियू रुयन का नंबर लाइन में सबसे पहले आ गया। 10 मिनट के अंदर ही उसे सीधे इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर डाल दिया गया। स्टाफ मेंबर जैसे ही बर्निंग बटन दबाने वाला था, मैंने उसे रोक दिया। मैं उसे इस पाप का भागीदार नहीं बनाना चाहता था, और वैसे भी मैं अपना बदला खुद अपने हाथों से पूरा करना चाहता था। मेरी जिद के आगे स्टाफ मान गया और उसने मुझे खुद अपने हाथों से बटन दबाने की परमिशन दे दी। तभी ठीक उसी वक्त दरवाजे पर डू श्याओमिन और वोंग जियाओ की घबराई हुई आवाजें गूंजी। रोक दो, तुरंत रोक दो, इसे जिंदा मत जलाओ। तुम अपना हाथ रोको, मेरी बेटी को बाहर निकालो। जीजा जी, आप थोड़ा रुकिए। आंटी को दीदी रुयन से अभी कुछ जरूरी बात करनी है। दूर हो जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों को अपनी बेटी को जलाने की इजाजत कभी नहीं दूंगी, डू श्याओमिन चिल्लाई। तभी वोंग जियाओ ने कहा कि आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, बात अब हाथ से निकल चुकी है। क्या तुम दोनों अभी भी इस जिंदा लाश वाले ड्रामे के प्लान को आगे बढ़ाने की सोच रही हो? मैंने मन में सोचा। मैं तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और भयंकर दुख का नाटक करते हुए बोला कि मॉम, रुयन अब इस दुनिया में नहीं रही। प्लीज अब हम उसे शांति से विदा होने दें। मैं रुयन का हस्बैंड हूं और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। हम तीनों के बीच हो रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर वहां खड़े बाकी लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्मशान घाट के स्टाफ ने एक दूसरे की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा। एक स्टाफ बुदबुदाया कि आखिर यहाँ किस तरीके का नाटक चल रहा है। ये श्मशान घाट है, कोई बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड नहीं है। इतना कहते ही उसने सीधे बर्निंग बटन दबा दिया। वोंग जियाओ और डू श्याओमिन सब कुछ भूलकर सीधे मशीन की तरफ झपटी। वोंग जियाओ किसी जंगली जानवर की तरह पूरी ताकत से आगे बढ़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, जिसे देखकर वो स्टाफ डर गया। वो अपनी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से तुरंत एक तरफ हट गया। वोंग जियाओ और डू श्याओमिन अपनी ही स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनका हाथ सीधे उस बटन पर जाकर बहुत जोर से टकराया। एक जोरदार आवाज हुई और अंदर धधकती हुई आग की लपटों ने पल भर में लियू रुयन को अपनी आगोश में ले लिया। अंदर से 2 भयानक चीखें गूंजी। बाहर खड़े सभी लोग वोंग जियाओ और डू श्याओमिन को देखने लगे। श्मशान घाट के बाकी स्टाफ आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि जलते समय किसी का हाथ इतनी ऊपर उठ सकता है जैसे कोई जिंदा इंसान हो। अच्छा हुआ कि यह दिन का समय है। अगर यही आधी रात का वक्त होता तो मुझे सच में लगता कि कोई ज़ॉम्बी या जिंदा लाश उठ खड़ी हुई है। मैंने अपने चेहरे से उस आंसू को पोंछा जो वास्तव में वहां था ही नहीं। मैंने चुपके से अपने होठों पर आ रही उस शैतानी स्माइल को दबाया और बेहद बेचारा चेहरा बनाकर कहा कि मेरी वाइफ और मेरी सासू माँ के बीच बहुत गहरा अटैचमेंट था। शायद मॉम की आवाज सुनकर ही वो आखिरी बार उठकर उन्हें देखना चाहती थी। इसके बाद मैंने जलती हुई भट्टी के सामने खड़े होकर नाटक करते हुए अपने आंसू पोंछे और अपनी वाइफ से कहा कि रुयान, तुम शांति से जाओ, तुम टेंशन मत लेना, मैं मॉम का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मॉम भी बहुत जल्द तुमसे आकर मिल सकें। वोंग जियाओ पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुकी थी। डू श्याओमिन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और भट्टी के अंदर का नजारा देखकर डर के मारे दोबारा बेहोश होने की हालत में आ गई। वो पागलों की तरह भट्टी को बंद करने का बटन ढूंढने लगी।